नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम इक्वेशंस, जो फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन के जो हम रूप पढ़ रहे थे, जो प्रकार पढ़ रहे थे, उसी में हम लास्ट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम आपको दीपिका और अनुष्का के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे दीपिका और अनुष्का क्या है। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? हमने आपको जितनी भी इक्वेशंस बताई या जो भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म बताए, उन सभी के बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हम पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कितनी भी कोई भी हम फॉर्म पढ़ लें, स्ट्रेट लाइन की कोई सा रूप हो, अगर उस रूप को हम बिहाफ ऑफ देखते हैं, किसी के आधार पर देखते हैं, उसका बेस देखते हैं, तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी रेखा का मानक समीकरण। और उसके बारे में हमें पता है कि किसी भी रेखा का जो मानक समीकरण होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हम करीब 7 टाइप के जो हैं रेखा के समीकरण या रेखा के जो रूप होते हैं, सरल रेखा के जितने भी रूप होते हैं, उस 7 प्रकार में हम 6 प्रकार से पढ़ चुके हैं। 7वां प्रकार जो हमने आपको बताया कि पैरामेट्रिक, नाम से स्पष्ट हो रहा कि किसी चीज का पैरामीटर निर्धारित किया जाएगा, किसी क्वेश्चंस को एक कंडीशंस में बांधा जाएगा, कुछ कंडीशंस में बांधा जाएगा। उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। उससे पहले जो जो हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं। हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में बात करते हैं तो उस पर हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ इस पर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। इसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा था, कभी अगर 1 पॉइंट दे दे और आपको कभी उसकी ग्रेडियंट प्रवणता दे दे और आपसे बोले कि अब आप इक्वेशंस बताओ या किसी भी लाइन का फॉर्म बताओ, किसी भी लाइन का कोई दूसरा रूप बताओ, वो रूप ऐसा जिसमें आपको प्रवणता m दी है और साथ साथ में पॉइंट x1, y1 दिया है। अगर कभी पॉइंट और प्रवणता दोनों दे दे और आपसे पूछे कि अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण बताओ, जिसको हम दूसरे टर्म में बोलते हैं किसी भी रेखा का रूप बताइए, तो एक इससे भी हम रूप फॉर्म करते थे, एक उसका अलग प्रकार निकालते थे, जिसको हमने पढ़ा था कि y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये कहां से आए, कैसे आए, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन को भी हम प्रूव कर चुके हैं। हमने आपको वहां सब कुछ बता चुके हैं कि जैसे हम पॉइंट में एक एक चीज को पढ़ते हैं, वैसे हमने स्ट्रेट लाइन में एक एक चीज को सीख लिया है। हमने 6 टाइप देख चुके हैं। अब हम तीसरे टाइप की अगर बात करें, तब हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन ने गलती कर दी या क्वेश्चन ने आपको धोखा देने की कोशिश की और आपसे बोल दिया अब हम x1 और y1 नहीं देंगे, अब हम ग्रेडियंट मतलब प्रवणता नहीं देंगे, बल्कि दोनों पॉइंट दे देंगे और आप लाइन का इक्वेशन बताओ, तब आप क्या करते थे, आप लिखते थे y माइनस y1 बराबर, जब कभी 2 पॉइंट दिए होते थे और हमें पता है कि जब हमें 1 पॉइंट शो करना होता है तो ये कार्टेशियन हो, जिसको हम कार्तीय तल निर्देशांक बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम हो, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं और XY प्लेन भी बोलते हैं। अगर कभी हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो x और y का इंटरसेक्शन वाली जो जगह होगी उसी को हम पॉइंट से डिनोट करेंगे और इसको x, y से डिनोट करते हैं। जहां x एब्सिसा होती है, भुज होती है, y ऑर्डिनेट कोटि होता है। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में जब हमने आपको बताया कि अगर उसने 2 पॉइंट दे दिए और उस 2 पॉइंट से हमें लाइन चाहिए, और हमने आपको यह भी बताया था कि कोई भी लाइन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक उसमें कम से कम 2 पॉइंट ना हो, क्योंकि जो यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लाइन सेगमेंट के रूप में पढ़ते थे, उस चीज को हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन के रूप में पढ़ेंगे, रेखा के रूप में पढ़ेंगे। तो जब 2 पॉइंट दे देता था और हम आपसे कहते थे कि 2 पॉइंट दिया है और आप इससे हमें स्ट्रेट लाइन निकाल के बताओ, तो हम निकालते थे y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जब कभी 2 पॉइंट दिए होते थे जिनमें एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट कहीं x2 y2 है, और आपसे पूछ दे कि इन दोनों पॉइंटों से मिलने वाले रेखा का समीकरण बताओ, या आपसे पूछ दे कि एक ऐसी इक्वेशन का रूप बताइए, ऐसे स्ट्रेट लाइन का रूप बताइए जिसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तब आप कैसे निकालेंगे। कभी 1 पॉइंट दे दे और आपको ग्रेडियंट दे दे, तब आप इस टाइप से निकालेंगे। कभी आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो और आपसे बोल दे कि इसको कन्वर्ट करिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, तब आप इसको इस टाइप से लिखेंगे। बराबर में राइट साइड में कुछ नहीं, राइट साइड में 0 रहना चाहिए। जितना भी कूड़ा कचरा है सब उठा के लेफ्ट साइड ले आओ। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ साथ हमने पढ़ा
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, हमने ये भी बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, हमने बताया था कि इस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को आप एयरफोर्स का एग्जाम दें या फिर एनडीए का एग्जाम दें, हर एक एग्जाम में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का अपना एक अलग महत्व है और सभी में ये एक इंपॉर्टेंस रखता है। जब क्वेश्चन अच्छे बनाने होते हैं तब वो इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन में घुसता है, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन हो या इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन हो, इनमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और हम ये बात क्लियर बोल सकते हैं कि आपने कभी पूछा बेशक ना हो, लेकिन अगर आप 11th में तो आपको कोई जरूरत नहीं, अगर आप कहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स की, तब आपको यह बात हर समय डाउट की होगी कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 होता है, जहां पर a बोला जाता है x इंटरसेक्ट, b को बोला जाता है y इंटरसेक्ट, मतलब a जो है वो x पर काटा गया अंतःखंड है, b जो है वो y पर काटा गया अंतःखंड है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो x पर अंतःखंड काटा जाता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, उसी को हम x और y के रूप में भी लिखते हैं। अगर ऐसा है तो इस x और a में क्या अंतर है, इस पर हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं कि x क्या है और a क्या है। अगर आपको इस बात को जानना है कि x और a में डिफरेंस क्या है, क्या होता है इंटरसेक्ट और क्या होता है किसी भी पॉइंट पर चली गई दूरी, उनके बीच डिफरेंस, तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर चुके, इसके बाद में हमने बात किया था डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी रेखा के जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है सारणिक फॉर्म होता है। हमने आपको बताया कि कभी आपको 2 पॉइंट दिए हो और आपसे कहे इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म बताओ, इस पे बहुत कम अनजाने में गलती से कोई एग्जामिनर सनकाया घर से चला है और वो क्वेश्चन बना दे तो बात अलग है, लेकिन अगर वो ठीक ठाक मानसिक स्थिति में है तो इस पे कभी क्वेश्चन नहीं बनाता, क्योंकि अगर आपसे उसको पूछना है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं तो आराम से उसको किसी भी एग्जाम में डिटर्मिनेंट का भी 5 से 6% वेटेज है। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आएंगे डिटर्मिनेंट से, तो आप उससे उसमें प्रयोग करवा लेगा डिटर्मिनेंट क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब हम यहां पढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन की हमें अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म चाहिए हो तो हम कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया कि अगर आपको उसने गलती से, क्योंकि एग्जामिनर आपसे अगर डिटर्मिनेंट कराना चाहेगा या कोई भी आपसे डिटर्मिनेंट फॉर्म पूछना चाहेगा तो आपको कम से कम पॉइंट तो देगा ही, क्योंकि हमें पता है कि बिना 2 पॉइंट के लाइन संभव ही नहीं। अगर बिना किसी पॉइंट के लाइन इज नॉट पॉसिबल, तब हमें वो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, जिसमें हम एक को x1 दूसरे को y1 और इसको x2 और y2 मान। और आप इस बात से भली बात परिचित हैं कि हम x1 और x2 और y1 और y2 क्यों लिखते हैं और इनको किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर किस हिसाब से शो करते हैं, आप पॉइंट में पढ़ चुके हैं, हमने इसमें 5 से 6 क्लास कर रखी है। तो जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते हैं, जब डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया कि जब हम कभी ट्रेंगल पढ़ते थे, हमने आपको यह भी बताया था कि जब ट्रेंगल पढ़ते थे तो ट्रेंगल में हम जो एरिया पढ़ते थे ट्रेंगल का, उसी एरिया को आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर आप यहां पढ़ रहे हैं तब आपको इस एरिया को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हर एक वो चीज याद नहीं रखते जिसमें कहीं ना कहीं धोखा हो, झूठ हो। हमने ये आपको बताया था कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये बात क्लियर है, कोलिनियर का मतलब ही होता है संरेखीय, कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे। अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है तब आपने ट्रेंगल बनाया कैसे, तब वो क्वेश्चन में कहता है कि जिसने इस फार्मूले को बनाया है डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो उसने बताया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे सिर्फ क्वेश्चन को धोखा देने के लिए। अब अगर सवाल ने उसने बोल दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तीनों पॉइंट संरेखीय है, अगर तीनों पॉइंट संरेखीय है तो ट्रेंगल बनेगा नहीं, इसका सिर्फ यही तो मतलब है कि ट्रेंगल का एरिया 0 होगा। हमने कहा बिल्कुल भाई यही मतलब है, इधर से कान पकड़ो या सीधे पकड़ लो, बात तो एक ही है। तो उसने कहा अगर ट्रेंगल का एरिया 0 है तो हम इसको बराबर 0 लिख देंगे। अब आप बताओ कोई दिक्कत? हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, इसमें कबड्डी खेलो, मैच खेलो, जो हो मन करो, क्योंकि हमको बराबर में 0 चाहिए। अगर बराबर में हमें 0 चाहिए तब इसका एरिया 0 होना चाहिए। अब आप इसमें कुछ भी करो। तो उसने कहा हम ये करेंगे कि हम यहां x1 लेंगे, यहां x2 लेंगे, यहां x3 लेंगे, यहां y1 लेंगे, यहां y2 लेंगे, यहां y3 लेंगे और यहां 1 1 1। इससे हम किसी भी कोऑर्डिनेट में ट्रेंगल जब हम पढ़ते थे तो उसमें एरिया निकाल लेते थे। इसी डिटरमिनेंट फॉर्म को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग तरीके से देखा। हमने जब एरिया ट्रेंगल का निकाला था तब हमने इस फॉर्म को देखा था। अब डिटरमिनेंट फॉर्म की मदद से हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे किसी लाइन की, उस बात को हमने भी देखा। तो हम डिटरमिनेंट फॉर्म भी पढ़ चुके, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन इसके बाद हम पढ़ते हैं। 1/2 को हम 0 कर देंगे, क्योंकि यहां एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं इक्वेशन की।
आप ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म में हमने आपको बताया कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 1। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 1। हमने आपको बताया कि यहां cos अल्फा क्या है, मतलब अल्फा क्या है, सॉरी यहां p होगा बराबर में, और p क्या है। हमने कहा कि अगर हम किसी कार्टेशियन, आप ये बात याद रखो कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी है तो आपको उसका फिगर बनाना आना चाहिए, उस पॉइंट को यहां शो करना आना चाहिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। अगर आप पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर शो कर लेते हैं तो 50% सवाल खुद ही खत्म हो जाता है। वही बात है कि अगर आप 50% क्वेश्चन खत्म करना चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट का सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस कार्टेशियन सिस्टम को अगर हम बना लेते हैं तो हमने आपको बताया कि जब कभी इस इक्वेशन की बात की जाए तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन पहले वाले कोऑर्डिनेट से होकर जाती है। इस इक्वेशन की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम ओरिजिन से किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो इसका जो एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होगा, जो इंक्लिनेशन होगा, उसको हम अल्फा बोलते हैं। यही अल्फा था। जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, पी की बात करते हैं, तो जो ये लेंथ होगी, जो इसकी लंबाई होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी, जो इसकी यहां से यहां तक की दूरी होगी, इसको हम पी से बोलेंगे। इस बात को हम पिछली क्लास में देख चुके, बाखूबी समझ भी चुके। तो अब हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमने आपको अल्फा बता दिया, पी बता दिया, इस पे हम क्वेश्चंस भी कर चुके। क्या होता है कि इसमें प्रश्न में आपको दे देगा कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव 50 डिग्री या 60 डिग्री है, और आपसे बोल देगा अगर इसके साथ 60 डिग्री झुकाव है, अब आपसे बोल देगा कि इस लाइन का हमें कोई भी जो समीकरण है वो चाहिए, हमें इस लाइन का समीकरण चाहिए, और आपको ये डिस्टेंस भी दे देगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसका एक एग्जांपल लें कि उसने बोल दिया कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसका ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती है। तो वो बोल दे कि अगर p इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप इसका इंक्लिनेशन, अब आप किसी भी लाइन का लंबवत रूप समीकरण ज्ञात करिए, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन ज्ञात करिए। तब आप क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं करना है, ये हमें पता है कि 90 होता है। अगर ये 90 है, क्योंकि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री बनाता है, और हम ये भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है तो ये 60, ये बचा हुआ 120, ये 120, ये 90, तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब इसको 120 रखना, ये हमने एक गलत एंगल ले लिया। एक यहां आपको 120 रखना है, ये 120 रहेगा, ये अगर 120 रहेगा तो ये 60 रहेगा, ये 60 रहेगा, ये 90 रहेगा, तो ये अल्फा 30 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर अल्फा 30 आ गया तो आप यहां रख देंगे कि x cos 30 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। अब cos अगर 30 को आप पाई बाई 6 लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, y sin पाई बाई 6 अपान p हमें दिया था 5। ये हो गया किसी भी नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल और जनरल या स्टैंडर्ड में अंतर होता है। जनरल फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं, किसी भी रेखा का मानक समीकरण बोलते हैं, उसको हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोल लें कि नॉर्मल साधारण रूप बताइए, तब आपके लिए बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब यहां परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन से है। तो इसी परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, और उस स्टैंडर्ड लाइन को हम जनरल फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस बात को आपको याद रखना है। ये हम 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया कि हमने पढ़ा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ी, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पहले तो आप इसको याद रखेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है। अगर कभी किसी लाइन में एक पॉइंट दे दे और आपसे कहे कि उस लाइन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें बार बार उसी कार्टेशियन सिस्टम पर घुमाना है, उसने एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया। अब आपसे कहा कि इससे बनने वाली इक्वेशंस ज्ञात करो, इक्वेशन या समीकरण ज्ञात करो, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे? अगर उसने एक पॉइंट दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, अगर वो पॉइंट दिया और ग्रेडियंट दे दिया। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें जाना तो एक दिन, कहां जाना सबको पता है, लेकिन हम इस दुनिया में घूमते हैं ना बार बार। हमें निकालना तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है, पढ़ना तो हमें
समीकरण ही, इक्वेशन ही है, लेकिन हम उनके अलग अलग रूप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जो एग्जामिनर बैठा है वो किस मूड में है हमें नहीं पता, उसका मन क्या है, वो क्या हमसे पूछ दे हमें नहीं पता। जितने भी मेथड बनाए गए पूछेगा उन्हीं से, क्योंकि एडवांस है। अर्थमेटिक तो है नहीं जो चाहे मन उठाया बदल दिया ना, एडवांस है, फिक्स चलेगा, जितना कोई लिख गया उतना ही चलेगा। अब उसका क्या मन है कि 7 में से कौन सा फॉर्म पूछ दे, आपसे क्या पता? तो आपको तो सब पता होना चाहिए, बस जो कंडीशंस हैं कि सवाल फ्रेम होने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, अगर वो हैं तो उसका मन होगा वो पूछेगा, उसका मन हो वो पूछे, हमारा मन होगा हम आंसर निकालेंगे, बात खत्म। अगर उसने हमसे कभी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पूछ दिया तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए कम से कम उस इक्वेशन की पैरामीटर, उस इक्वेशन का पैरामीटर जिसको हम आर से डिनोट करेंगे ये दिया होना चाहिए, और कम से कम एक पॉइंट दिया होना चाहिए। आपसे वो लाइन बोलेगी, अभी हम एग्जांपल भी इसका समझाएंगे कि वो किस प्रकार से आपको एग्जांपल देगा, आपसे प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। शायद जो हम बोलना चाह रहे हैं आप समझ जाएंगे कि अगर ऐसा क्या हमें मतलब जरूरत थी कि हमने एक एक लाइन के साथ साथ रूप पर डाले, साथ साथ फॉर्म पढ़े, कोई जरूरत नहीं थी। एग्जामिनर घर से क्या करके आया, क्या कुट के आया, क्या होके आया, उसके साथ जिस टाइप से उसका मन होगा उस टाइप से वो सवाल बनाएगा। अगर आप में दम है तो आप उसका आंसर दीजिए। अब उसने आपसे पूछ दिया कि पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, पैरामीटर दे दिया और आपको एक पॉइंट दे दिया, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो पढ़ रखा कि एक पॉइंट तो ग्रेडियंट, मतलब एक पॉइंट दिया हो तो प्रवणता होनी चाहिए। अब उसने पॉइंट तो दिया, प्रवणता दी नहीं, फिर कहा कि यार 2 पॉइंट होते तो हम कर लेते, अब यहां उसने 2 पॉइंट भी नहीं दिए, अब क्या करोगे? कहानी अब बदलेगी। तब आपको क्या करना है, इसके लिए याद रखना है, बाकी इसका हम आप चाहेंगे तो डेरिवेशन भी कर देंगे, y माइनस y1 अपान साइन थीटा, y माइनस y1 अपान साइन थीटा बराबर x माइनस x1 अपान कॉस थीटा बराबर r। आप इसको नोट करिए और याद भी रखिएगा। जब कभी आपको पैरामीटर दे दे और आपको एक पॉइंट दे दे और आपसे पूछे कि इस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताओ, तब आप क्या करेंगे? इस पैरामीटर का क्या मतलब है? हिंदी में हम कह सकते हैं कि आपकी औकात क्या है। शुद्ध बात समझिए, पैरामीटर का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपकी औकात क्या है। एक ऐसी लाइन जिस पर पॉइंट x1 कामा y1 है, ये लाइन उस कोऑर्डिनेट, उस कार्टेशियन सिस्टम में कहां से कहां तक घूम सकती है, उसकी हमें इक्वेशन बताओ। ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट हम लाइन पर, कोई लाइन दी है, उस लाइन पे हमें एक ऐसा पॉइंट दे दिया गया कि उस पॉइंट को हम बिना हिलाए डुलाए उस लाइन को पूरे कार्टेशियन सिस्टम पर घुमाते रहे, लेकिन उस लाइन पर कोई, उसके जो मूल रूप है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा पैरामीटर आप फिक्स कर दिए। ऐसी मूल बिंदु से दूरी पर आप उस पॉइंट को फिक्स कर दीजिए। तो हम आपको इस बात के लिए बता दें कि जब कभी आपसे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पूछा जाए तब आप इस बात को याद रखेंगे। और इस बात को अगर आपको और समझना है तो आप पैरामीटर का मतलब अगर समझना चाहते हैं तो समझिए, कुछ नहीं है, पैरामीटर आप समझ भी गए होंगे, लेकिन अगर समझना चाहते हैं, अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे बोल दें, इस बात को हम याद रखेंगे, हम यहां पर अगर आपसे बोल दें कि कैटरीना कैफ अनुष्का कैफ के बराबर है, मतलब कैटरीना कैफ अनुष्का शर्मा के बराबर है, तो हमें नहीं लगता कि अभी आपको कोई दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत नहीं तो आप बिल्कुल कुछ दिमाग ही नहीं लगा पा रहे। अगर हमने आपसे बोल दिया कैटरीना कैफ अनुष्का के बराबर है तो आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता इन्होंने कितनी मूवी की, इन्होंने कितनी की, हमें क्या पता इनके पास कितना पैसा, इनका पैसा, आपने कोई कंडीशन तो दी ही नहीं। लेकिन अगर हम बोल दें, अब हम यहीं पर बोल दें कि जो कैटरीना है उन्होंने 50 मूवी की, या फिर उन्होंने अनुष्का के साथ कोई फिल्म नहीं की, एक आप इसको रीजनिंग से भी जोड़ सकते हैं, लॉजिकल से। आप अगर कहें कि कैटरीना अनुष्का के बराबर है, लेकिन कैटरीना ने सलमान के साथ एक मूवी की, मान लीजिए, अभी हम मान लेते हैं कि तो बहुत है। अब अगर उसने सलमान के साथ एक की, अब उसने बोला कि अनुष्का ने भी एक की, मतलब अनुष्का भी सलमान के बराबर है, तब आप एक बात बताओ कि अब तो हम एक बात बोल सकते हैं, इनका पैरामीटर आपने फिक्स कर दिया। आपने ये बोला कि हम कैटरीना अनुष्का को बराबर उठा के कर रहे हैं, हमने कहा ठीक कर लो, लेकिन आपने कहा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, कुछ तो मेथड दो, कुछ तो बेसिक दो। तो हमने कहा बेसिक देते हैं ना आपको। बेसिक हम ये देते हैं कि अनुष्का ने सलमान के साथ एक सुपरहिट मूवी की और कैटरीना ने भी एक की,
इस बेसिक के आधार पर क्या ये कंडीशन सही है? तो आपने कहा बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमने कहा यही पैरामीटर है कि अनुष्का और कैटरीना तभी बराबर हो सकती हैं जब इन्होंने कम से कम एक तो मूवी की हो। ये बात अलग सेंस में थी, अलग चीज समझाने की कोशिश थी। अगर हम आपसे बोल दें कभी कि अगर x बराबर y है, अगर हम आपसे बोल दें x बराबर y है, तो अभी आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। आप कहेंगे क्यों है बराबर? हमें क्या पता बराबर है कि आगे है क्या पीछे है, आपने कुछ दिया नहीं। लेकिन हम अगर यही बोल दें इफ x इज इक्वल टू वाई, यदि x बराबर y है तब देन इट कैन ओनली पॉसिबल, ये तभी केवल संभव हो सकता है जब x की वैल्यू अगर आपने t ली है तो y की वैल्यू भी t हो। शायद अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो t है वो x और y का पैरामीटर है। जो सलमान थे वो अनुष्का और कैटरीना के पैरामीटर थे, यहीं पर जो t है वो x और y के पैरामीटर है। इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। अगर हमने आपसे बोला कि x बराबर y है, अगर हमने आपसे बोला x बराबर y है, तो आप ये बात क्लियर है कि x बराबर अगर t है तभी y बराबर t होगा और तभी x बराबर y होगा। अभी हम पैरामीटर फॉर्म ऑफ लाइन जो देख रहे थे इसको आप याद रखेंगे। इसको करना कैसे है, इस चीज को आप समझें। मान लीजिए जब कभी आपसे वो बोल दे, अब हम बार बार पॉइंट उतने बनाएंगे नहीं जितने पहले बनाया करते थे, x1 x2 x2। मान लिया कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम आपसे बोल दें कि कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इस टाइप से जाती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से जाती है और उस लाइन पर एक पॉइंट यहां पर x1 y1 है, शायद आपके लिए अंडरस्टूड होगा कि x1 और y1 का मतलब ये होता है कि हम x1 पर चले, y1 पर चले, जो x1 पर चले कुछ y1 पर चले, जहां इंटरसेक्ट किया उसी को हम x1 y1 कहते हैं। अब अगर हम बोल दें कि इस पॉइंट पर हमें एक पैरामीटर सेव करना है, उस पैरामीटर को ये हमें करना है कि अगर हम यहां पर कोई पॉइंट ले लें और उस पॉइंट के मानक में हम इस लाइन को कहीं भी ले जाएं, इस लाइन को कहीं भी ले जाएं, इस लाइन के जो ओरिजिनल फॉर्म है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमने कहा कर लो, आप कहां करना चाहते हो? बोले हमने कहा यहां करेंगे। तो हमने कहा अगर आप यहां x, y मानते हो तो अब आप मेरी भी बात मानो, क्योंकि हमने आपको बताया x y के तभी बराबर होगा जब x की वैल्यू t है तो y की वैल्यू भी t होनी चाहिए। अगर x1 y1 और x, y ये कभी लाइन की ओरिजिनल फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो इसके लिए कम से कम ये चीज फिक्स रहनी चाहिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी अदला बदली ना हो, इनमें कभी परिवर्तन ना करें। अगर इनमें आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसको हम बोलेंगे r। एक मिनट, अगर आपको यहां तक कोई समस्या ना हो तो आप बताएं। हमने कहा कि अगर आप इस लाइन की ओरिजिनल फॉर्म में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म में डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, तब आपको इसके x1 y1 और x, y इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस को डिसाइड कर देना होगा, इसे एक लाइन सेगमेंट बना देना होगा। अगर अब आपको कोई बात दिक्कत हो तो आप बताएं। अगर ऐसा हम कर दें तो हम ये भी जानते हैं, हम कई बार कर चुके हैं कि यहां एक ट्रायंगल बनता है, और जब यहां एक ट्रायंगल बनता है तब हम ये भी जानते थे कि इसको हम इस लाइन को, क्योंकि यह पूरी y होती थी और इतनी y1 होती थी, तो इसको हम y माइनस y1 लिखते थे। इस बेसिक वाली को हम x माइनस x1 लिखते थे। क्यों लिखते थे? हमने आपको बताया कि जब आप इसको मिलाओगे तो ये y1 है, ये x1 है, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये x1 होगी, ये भी x1 होगी, ये x माइनस x1 होगी, ये भी x माइनस x1 होगी, ये y माइनस y1 होगी, ये भी y माइनस y1 होगी। इस तरीके से जब हम हल करने, ये y1 होगी, ये भी y1 होगी, ये x माइनस x1, ये x माइनस x1 बनेगा एक रेक्टेंगल। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं वो 90-90 होते हैं। जब ये 90 बचा हुआ ये 90 बनेगी स्ट्रेट लाइन, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। तब आप समझिए अगर हम इसमें थीटा निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। इसमें एक बार आप साइन लगाएंगे, एक बार कॉस लगाएंगे। जब हम साइन थीटा लगाएंगे तब हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब है y माइनस y1 और कर्ण का क्या मतलब है आप अच्छी तरीके से समझ गए कि इस ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो कि हमने माना कि ABC है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जिसको हमने ABC माना, इसमें जो कर्ण है दैट इज पैरामीटर फॉर एनी इक्वेशन दैट कैन कन्वर्ट इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर हम किसी भी इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना चाहते हैं तब उसका जो पैरामीटर होगा, जो उसकी औकात होगी, वो होगी उनके बीच पॉइंटों के बीच डिस्टेंस r। अगर इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं तब आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर y माइनस y1 अपान r। इस बात को आप याद रखेंगे कहां से लाया, इसलिए इसके बाद जब कभी हम आपसे बोल दें
जब कभी हम आपसे बोल दे कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन की बात अगर आप कर रहे हो तो इसी में आप कॉस थीटा निकालो, तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और लाल बटे कक्का आपने पढ़ रखा होगा। जो हिंदी वाले हैं लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, और अंग्रेजी वाले हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। कहानी धीरे धीरे उल्टी बही जा रही। लाल बटे कक्का या हिंदुस्तान हरा भरा जो भी पढ़ते हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब मतलब y माइनस वाई वन अपान आर, और जब कॉस थीटा की बात करते हैं तो बेस आधार बटे कर्ण, जब आधार की बात कर रहे हैं तो x माइनस एक्स वन अपान आर। अब आप यहां देखेंगे कि हमें यहां कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कोई पैरामीटर है जिसके आधार पर ये हम सवाल कर रहे हैं? तो हमने देखा बिल्कुल है, क्योंकि इसका पैरामीटर इसका हाइपोटेनस इसका कर्ण होगा। अगर इसका पैरामीटर इसका हाइपोटेनस इसका कर्ण होगा तो दैट इज आर, वो आर है, इसको हमने आर से डिनोट किया। तब आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू हमने निकाला x माइनस एक्स वन अपान आर और साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपान आर। शायद अगर हम सही लिख रहे हो ठीक। अब इसी को अगर आप आगे हल करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि r इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा और r इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान साइन थीटा। r इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा, r इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान साइन थीटा। ये किसी भी पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए जो हमने पैरामीटर डिफाइंड किया था उसके इज इक्वल टू हमें बाकायदा पॉइंट मिल गए, एक एक्स वन माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपान साइन थीटा। ये जो इक्वेशंस बनेंगी वो इस टाइप से बनेंगी। अगर हम इस पॉइंट की मदद से मतलब इन इक्वेशंस को आपस में इक्वल कर दें तो हमें नहीं दिक्कत लगती है कि आपको ये शायद ना पता हो कि x माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपान साइन थीटा बराबर r। और इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 50% खुद सीखना है तो इसके लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम पर पॉइंट को शो कराना आना चाहिए। आपको लिख देना है कि यहां पर x1 ये कोई लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट x1 कमा y1 था। उस पॉइंट को हमें, उस पॉइंट से बनने वाली लाइन को हम चाहते तो इस पॉइंट से और कुछ अगर हमें दिया होता, कभी ग्रेडियंट दे देता या फिर इंक्लिनेशन दे देता तो हम उसकी मदद से, हमें पता है एक पॉइंट पता हो, एक इंक्लिनेशन पता हो तो हम उससे ग्रेडियंट निकाल लेंगे। 1 पॉइंट 1 ग्रेडियंट y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, खत्म। लेकिन उसने एक पॉइंट दे दिया और उसने दूसरा पॉइंट बोल दिया कि अब आप अगर कुछ इसके साथ अलग करना चाहते हैं, इसकी औकात दिखाना चाहते हैं तो आप इसका मतलब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामीटर सेट करना चाहते हैं। तो हमने कहा करना चाहते हैं, बोले अगर आप पैरामीटर सेट करना चाहते हो तो आप एक काम करो। हमने कहा बउआ बताओ क्या करना है? बोले अब इसको आर बना दो। हमने कहा बना दिया। बोले अब इस लाइन को कहीं भी घुमाओ, हम आपसे कह दें कि आपके हाथ में एक 4 फुट का डंडा है, अब उस 4 फुट के डंडे को टूटने ना दे, कहीं भी घुमा के ले आए, जहां उसको रगड़ें घिसे, हमें वापस 4 फुट का चाहिए। बात खत्म हो गई। इसमें क्या आप बिगाड़ लोगे? यही इस लाइन में है, इस लाइन को आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, जहां मानो पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 360 डिग्री घुमाओ। लेकिन जो लाइन, जो इक्वेशन बनेगी x1 y1 और x, y से, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा या क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने पैरामीटर r सेट कर दिया। तो अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि r क्या है तो आप लिख देंगे कि r जो है वो पैरामीटर होता है। जब कभी आपसे ये पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको दे देगा कि एक पॉइंट 3,4 है, दूसरा पॉइंट x, y है। वो x, y जो होता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ एनी बेसिस इक्वेशन ऑफ लाइन, हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन। किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस को जब हम शो करते हैं तो उसको x प्लस बी वाई प्लस सी में शो करते हैं, जहां पर x का कुछ कोफिशिएंट होता है, b का कुछ अलग कोफिशिएंट होता है, y का कुछ अलग होता है। तो उसी में जो x और y रहेगा उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, x1 और y1 को इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम इसके अगर पैरामीट्रिक फॉर्म अगर समझ चुके हैं तो अब आपको, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। x माइनस एक्स वन अपान कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपान साइन थीटा बराबर r, और r जहां पैरामीटर है। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप पैरामीटर फॉर्म और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। सर पैरामीटर क्या, इस पर एक प्रश्न बनेगा थोड़ा देखेंगे।
आप समझिए परपेंडिकुलर, 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 जब कभी आपसे हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी रेखा का लंबवत रूप समीकरण, या फिर कभी हम आपसे, आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से आसानी से वाकिफ हैं, आपको पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन को ही हम x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p लिखते हैं। लेकिन वही हमने आपको बताया कि अगर हम कभी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन की बात करेंगे तब आपको यह पता होना चाहिए कि पैरामीटर से क्या मतलब होता है। पैरामीटर से मतलब सीधे और सीधे शब्दों में अगर हम कहें अवकाश से होता है। आपको उस लाइन की अवकाश को डिसाइड कर देना है। अगर आप उसकी अवकाश को डिसाइड कर देते हैं और हम आपसे बोल दें कि अब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन चाहिए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन ऑन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन, किसी भी रेखा का कोई भी समीकरण हो उस मानक समीकरण के आधार पर अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए तब आपको पता होना चाहिए कि x माइनस x1 अपान कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपान साइन थीटा बराबर r। ये बात हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इस बात को आपको याद रखना है। ज्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं कि x माइनस x1 अपान कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपान साइन थीटा बराबर r। सवाल हम इस पर इकट्ठे एक साथ बात हम करेंगे। अब हम बात करेंगे एक लाइन। जब हम एक लाइन की बात कर रहे थे तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सातों रूप, जो भी रूप थे फॉर्म ऑफ लाइन, 7 फॉर्म ऑफ लाइन, उन सबके बारे में पढ़ लिया। उन सबके बारे में हमने देख लिया कि कौन कौन से रेखा के समीकरण थे, कैसे आए, उनको हमने कहां से प्रूव किया, उन सब पर बात की। हमने आपसे बोला कि जब कभी उसको क्वेश्चन आसान बनाना होगा तो वो आराम से पूछेगा, एक पॉइंट दे देगा, एक आपको ग्रेडियंट दे देगा और आपसे बोलेगा लाइन फॉर्म ऑफ लाइन बताओ, रेखा का रूप बताओ, रेखा का समीकरण बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर उसने गलती से आपको पॉइंट ना देके उन पॉइंट का पैरामीटर सेट कर दिया तब आपको ये लगाना पड़ जाएगा। एक आध क्वेश्चन कभी पूछे गए, इस बात को इसलिए और ज्यादा थोड़ा बताने की कोशिश है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए लोग इसी में ज्यादातर घूमते रहते हैं, भूल जाते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म यही होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम एक लाइन के बारे में पढ़ चुके, हमने एक लाइन के बारे में पढ़ा, उसके सभी रूपों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दो लाइनों के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर कभी एक लाइन दी है तो हमने बताया कि एक लाइन दी है और उसकी इक्वेशंस की बात की जाएगी तो साफ तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी दो लाइनें दी हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर या कार्टेशियन सिस्टम पर हम उन दो लाइनों को कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, कोई भी कार्टेशियन सिस्टम हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हो, उनको शो करने के तीन ही तरीके हो सकते हैं। या तो वो दोनों लाइनें दीपिका और अनुष्का की तरह एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब चल तो दोनों बराबर रही हैं लेकिन एक दूसरे से पूछ रही है, शैली तुम आज तक हमारे साथ क्यों नहीं आई, हमारे पास क्यों नहीं आई। तो वो दूसरी वाली उससे बोलेगी क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा एक कारण है कि हमें लिख ही दिया गया है कि हम एक दूसरे से पैरेलल है। उस पैरेलल को अगर आपने देखना है तो हम बता दिए कि जब कभी एक लाइन दी होगी तो 7 रूप हो सकते हैं, लेकिन जब कभी दो लाइन दे देगा तब उसके सिर्फ और सिर्फ 3 रूप ही हो सकते हैं। उन 3 रूपों की जब हम बात करते हैं तो उन 3 रूपों के आसपास पूरी लाइन, जितने भी हम कह सकते हैं कि बेसिक कंपोनेंट हो या बेसिक फॉर्मूले हो, वो सभी दो लाइनों की जब हम बात करते हैं वो 3 स्ट्रक्चर के आसपास घूमेंगे। वो 3 स्ट्रक्चर में पहली स्ट्रक्चर होगी पैरेलल। जो पहली संरचना होगी वो किन्हीं भी दो लाइनों के लिए पैरेलल वाली होगी, मतलब ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हो सकते हैं। अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हो सकती हैं तब इनके, अगर हम कभी रिजल्ट की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, ये अगली क्लास में जब हम अभी कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे या सर्कल पढ़ेंगे तब उस सर्कल कॉनिक सेक्शन पैराबोला में हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ लाइन होता है उससे कहीं ना कहीं हमें कॉनिक सेक्शन के कुछ पार्ट, पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में पता चलता है, तभी हम सॉल्यूशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लाइंस के टाइप पर पढ़ रहे हैं कि अगर कभी 2 लाइन आ गई तो 2 लाइन को फॉर्म कैसे करेंगे, उनको हम उन बनने वाली जो इक्वेशंस होगी उन इक्वेशंस को कार्टेशियन सिस्टम पर कैसे शो करेंगे, अगर आपको ये देखना है तब आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन या तो पैरेलल होगी। अगर पैरेलल है तो ठीक है, अगर पैरेलल हो गई, इसके सॉल्यूशन की हम बात कर देंगे तो आपको बता दें कि पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होते हैं। मतलब अगर रेखाएं एक दूसरे से समांतर हैं तभी हम आपसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दें और कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलें कि दो लाइनें एक दूसरे से पैरेलल हैं, तब आप बताओ इनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कोई हल हो सकता है।
हल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन लाइनों में डिफरेंस ही सिर्फ इतना है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है, जो इनकी बाई इंटरसेक्ट पर जो दूरियां हैं वही अलग है, बाकी सब इनमें बराबर है। जो इनका पहला रूप है, जो दूसरा रूप है, वो दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इसको भी हम ax प्लस बी वाई प्लस C1 लिखते हैं, इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस C2 लिखते हैं। तो अब ये बात याद रखेंगे कि जब कभी हम पैरेलल की बात कर दें तो आप आसानी से समझें कि पैरेलल लाइन जो होगी, वो पैरेलल लाइन के जब हम सोल्यूशन की बात करें तो इनका सोल्यूशन जो होगा वो बात अलग है कि इनके ग्रेडियंट की जब प्रवणता की बात करेंगे तो आगे करेंगे, इनका जो सोल्यूशन होगा वो 0 होगा, मतलब नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन को हम हल नहीं कर सकते हैं, पैरेलल लाइन के बीच कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब कभी 2 लाइन दे दे और जब कभी वो आपसे बोल दे कि जब ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें हमने बताया, पहले फॉर्म समझ लो आप, एक तरफ से सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हम अब पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट के बाद 1 लाइन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 2 लाइन, 2 लाइन के बाद 1 पॉइंट से 1 लाइन, 1 पॉइंट और 1 लाइन के बीच रिलेशन, कन्वर्सन कह सकते हैं कि कन्वर्सन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। एक लाइन और पॉइंट के बीच जो संबंध रिलेशन बैठ सकता है उसको बिठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम 1 लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या और भी लाइनें हो सकती हैं, तो हम वही देखना चाहते हैं कि हम विशेषकर 2 लाइन के बारे में समझेंगे। अगर 2 लाइंस की बात कर रहे हैं तो 2 लाइंस 3 टाइप से डिवाइड की जा सकती है। ये 3 टाइप हो सकते हैं, या तो लाइन पैरेलल होगी, या लाइन पैरेलल होगी, या फिर लाइन परपेंडिकुलर होंगी, या फिर लाइन परपेंडिकुलर होंगी, या फिर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसा जरूरी नहीं कि ये लाइन परपेंडिकुलर ही हो। अगर परपेंडिकुलर होगी तब इनकी ग्रेडियंट या प्रवणता की मदद से हम अलग अलग चीजें निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर या इंटरसेक्ट नहीं है, परपेंडिकुलर ना होकर इंटरसेक्ट है, तब हमें उन लाइनों को हल ही करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जब हम इंटरसेक्ट की बात करते हैं, जब इस पॉइंट के सोल्यूशन की बात करते हैं, हमने आपको बताया कि यहां पर नो सोल्यूशन होता है, यहां कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात को हमने बताने की कोशिश की, क्योंकि जो इनकी प्रवणता से बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज ऑलवेज सेम। अलग होता है तो सिर्फ उन पर बाई अक्ष पर कथा अंतःखंड से मूल बिंदु की जो दूरी होती है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, अलग होता है तो सिर्फ वही। तो C1 और C2 के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल लाइंस पर। तो पैरेलल लाइंस के जब सोल्यूशन निकालते हैं वो A और B की वैल्यू होती हैं, और वो A और B या X और Y के जो वैल्यू निकलेंगी वो नो सोल्यूशन होगी, क्योंकि वो सेम होती है। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है फॉर्म, तो इसमें एक चीज पता चल रहा है। जब हम परपेंडिकुलर या इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते हैं तो इसका हल अद्वितीय हल होता है, मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। अगर हम आपसे कभी एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या वो 90 डिग्री पर कर रही हो, या फिर 60, 30, 40 जितने पे चाहे, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, एक हल होगा। और वो एक सोल्यूशन इस पॉइंट को, दोनों लाइन को हल करने के बाद निकलेगा। अगर वो 90 डिग्री पर कर जाएंगी तब हम उसके लिए प्रवणता के अलग चीजें लगा देते हैं और अलग तरीके से हल कर लेते हैं। तो आप याद रखना, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, या बोलते हैं संपाती। डिपेंडेंट या संपाती, संपाती इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट। मतलब जब कभी 2 लाइनों की बात की जाएगी तो 2 लाइनें कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इन 3 रूपों में ही शो करी जाएंगी। क्वेश्चन बोलेगा कि 2 रेखाएं समांतर है, ज्यादातर बोलेगा समांतर है या एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, मतलब लंबवत भी हो सकती हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। अगर वो समांतर हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, अगर लंबवत हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक हल होगा। प्रवणता क्या होगी वो बात अलग है कि पैरेलल के लिए प्रवणताएं बराबर होंगी, M1 बराबर M2 होगा, जिससे हम सिद्ध भी करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। यहां पर देखते हैं तो M1 × M2 बराबर -1 होता है, जिससे हम प्रूव भी करते हैं कि A1/A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1/B2। वही जब संपाती की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर एक लाइन दी है, इसी पर कोई दूसरी लाइन खिंच गई। अब अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता है अगर एक ये लाइन है, इसी लाइन पर आपने दूसरी लाइन खींच दी, तो इसका मतलब उसमें आपने कुछ नहीं बदला। अगर आप C तक बदल देते, सिर्फ C बदल देते, तो ये C जो होता है यहां से ये तक दूरी होती है, मूल बिंदु से इस पॉइंट बाई एक्स पर जहां पर ये लाइन काटती है उसको C बोलते हैं। अगर आप इसे बदल देते तो ये यहां कहीं जाती, और क्योंकि आप C ही बदलते तो A भी सेम रखते, मतलब किसी भी लाइन को जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं AX + BY + C = 0, और आपने A नहीं बदला, B नहीं बदला, जो A X इंटरसेप्ट है, B Y इंटरसेप्ट है, तो ये क्लियर है कि ये लाइन यही काटेगी।
अगर काटेगी एक्स और वाई पर बदला है तो आपने सिर्फ सी, अगर सी बदला है तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बदल जाएगी, ये एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करने की स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच एक दूसरे से लंबवत हो जाती है, तब ये ए और बी दोनों मान बदल जाते हैं, तब इनकी प्रवणताएं बदल जाती हैं और यहां प्रवणता बन जाती है m1 × m2 बराबर -1। इसको हम बाकायदा निकालेंगे, हल करेंगे। संपाति की जब हम बात करते हैं तो लाइन एक ही है, अगर ये लाइन एक ही है तो इसका मतलब इसी पर है, तो आप जहां प्रवणता ग्रेडियंट की बात कर लो, आप इसकी इक्वेशंस की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, सोल्यूशन की बात कर लो, तो जो ये पॉइंट होगा, जो ये लाइन का जो भी सोल्यूशन होगा वही उस पैरेलल लाइन का भी सोल्यूशन होगा, क्योंकि संपाति तो है लेकिन ये है जस्ट फोटोकॉपी है, ये जस्ट फोटोकॉपी, ऐसा भी नहीं कि ओरिजिनल से फोटोकॉपी कराई हो ना, फोटोकॉपी की ही फोटोकॉपी है, मतलब ये दोनों लाइनें ही एक हैं। अगर ये दोनों लाइनें एक हैं तो इनका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट। आपका मन हो तो आप इस पर x बराबर 1 रखेंगे, इस पर भी वो x बराबर 1 रखेंगे, तो y का मान जो पहले निकलेगा वो दूसरे में निकलेगा। आप इस बात को समझें कि अगर कभी आपको इक्वेशन दे दे कि 3x + 4y बराबर 6 और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो भी यही है, तो आप x का मान यहाँ 1 रखोगे तो y का जो मान निकलेगा, अब जब पहली इक्वेशन भी यही है और दूसरी इक्वेशन कह दिया कि वो संपाती है तो यही इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन के जितने भी जो भी चीज, जो भी प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस इक्वेशन पर लगेंगी वो दूसरी लाइन के भी लगेंगी, क्योंकि वो लाइनें पैरेलल है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप आराम से फेयर में नोट करें कि अगर कभी दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि उनकी जो दिशा है, जो उनकी जो दिशा है वो एक दूसरे की एक ही तरफ होनी चाहिए, साथ साथ में वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होनी चाहिए, वो कभी एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए। एक दूसरे से पूछते भी हैं, कभी बात भी करती होंगी कि भाई कभी हम लोग इतने जमाने हो गए, सोचो कभी गाड़ी के जो 2 पहिए होते हैं वो एक दूसरे से पूछते तो होंगे, यार भाई इतने साल हो गए हम लोग एक साथ हजारों किलोमीटर दूरी चल डाली, लेकिन कभी इस बीच के 3 मीटर के गैप को ना पूरा कर सके। तो कहता होगा यार बात तो तुम सही पूछ रहे हो, लेकिन क्या करें, हमें किसी का श्राप लगा है कि अगर हम मिल जाएंगे हमारे मिलने से गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने पैरेलल में ही चलते रहे, ना कि आपस में मिल जाएं। आपस में मिल जाएंगे तो गाड़ी चली नहीं पाएगी। तो आप याद रखें, जब लाइनें जो पैरेलल होती हैं, इन पैरेलल लाइन होने के कारण जो इनका सोल्यूशन होता है कुछ नहीं निकलेगा, 2 पहियों का सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता, इसी पैरेलल लाइन का सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन। लेकिन अगर इनकी कभी प्रवणता की बात कर दी जाए तो जो इनकी प्रवणता होगी वो m1 बराबर m2 होगी, इस बात को हम प्रूव करेंगे और यहां आपको बताएंगे भी a1/a2 बराबर b1/b2। वहीं जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं या इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं, जब कभी 2 लाइनों के, तब हमने आपको बताया कि ये 2 मेथड हो सकता है, या तो कभी परपेंडिकुलर हो सकती है या फिर कोई दूसरी चीज हो सकती है, किसी अन्य एंगल पर, या तो ऑब्टूस हो या ऑब्ट्यूस हो जाए या एक्यूट हो जाए, 30 पर काट जाए, 60 पर काट जाए, 45 पर काट जाए, 90 पर काट जाए। जब 90 पर काटेगा, जब परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होने की स्थिति में यह बात क्लियर हो जाती है कि ये जो लाइन होगी, ये लाइन m1 × m2 बराबर -1 होगी प्रवणता। और इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो जहां परपेंडिकुलर हो या कोई अदर्स हो, कोई दूसरी हो, इन दोनों के सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन सिर्फ एक हल होगा। यूनिक मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन। जो सोल्यूशन निकलेगा वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही निकलेगा। लेकिन जब कभी हम आपसे तीसरे पॉइंट डिपेंडेंट लाइन संपाती रेखा की बात कर दें, तो हमने आपको बताया कि संपाती रेखा की जब हम बात करेंगे तो संपाती रेखा जो होगी, संपाती रेखाएं डिपेंडेंट लाइन वो एक दूसरे में इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालेंगी, एक दूसरे में इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालेंगी। इनकी प्रवणता भी बराबर होगी, इनकी बीच की दूरी भी बराबर होगी, हर चीज बराबर होगी, क्योंकि लाइन ही हो तो इनकी प्रवणता बराबर होती है। हमने अभी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इस पे अगर आप देखो तो हमने सिर्फ और सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पर बात की, बल्कि हमने उस पर बार बार बोला कि आपको ये याद रखना है कि x1/cos थीटा बराबर y - y1/sin थीटा बराबर r। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जब कभी 2 लाइनें दी हो तो वो 2 लाइनें सिर्फ और 3 रूपों में पाई जा सकती, 3 ही रूपों में पाई जा सकती हैं, या तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, अगर इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं तो एक दूसरे पर संपाती होंगी, डिपेंडेंट होंगी। अगर ऐसा है तो हमने आपको बताया अगर पैरेलल है तो प्रवणताएं बराबर होंगी। क्यों होंगी उस पर हम बात करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप देख लो यहां पर कि अगर कभी हमें 2 लाइनें माननी हो, कभी इस बात को समझ लो, अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ऑफ लाइन देख लेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे।
इसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जब हमें सिर्फ और सिर्फ हम टू लाइन का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, तो आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि जब टू लाइन हम कभी आपसे मानने के लिए बोल दें तो आपको अब हर एक लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देखनी है। अभी तक आपने जो भी सीखा, जो किया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत, लेकिन अब जो आप लाइन करेंगे वो सब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन में रहेंगी, किसी भी रेखा के मानक रूप में रहेंगी इस फॉर्म में। और हम आपसे बोले कि दो लाइनें माननी है, टू लाइंस की बात कर रहे हैं, या कभी इनफाइनाइट लाइन की बात कर दें तो आप इस पर बस A1 B2 इसी को क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो हम आप याद रखेंगे कि अगर लाइनें पैरेलल नहीं, अगर आपको नॉर्मल लाइनें माननी हो तो आप मानेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर कभी लाइनें आपसे बोल दे कि पैरेलल लाइनें हैं, अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल लाइनें हैं तो ये बात डिसाइड हो जाती है कि AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, जो कि किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लाइन की बात करते हैं और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पर अब हमें दो लाइनें लेनी है, अगर अब हमें दो लाइनें लेनी है तो यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तब की बात हम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं तब वो अलग मेथड बनता है जिसको आप लेमडा से पढ़ते भी हैं। हम देखते हैं कि जब परपेंडिकुलर होती हैं तो bx माइनस ay प्लस लेमडा बराबर 0, अगर एक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दी है और हमें उसके लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए तो हम निकालते थे bx माइनस ay प्लस लेमडा बराबर 0। या हम सोल्यूशन ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तो हम देखते थे कि इनकी प्रवृत्ताएं बराबर नहीं होंगी, मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नहीं होगा। अगर ये बराबर नहीं होंगी तो फिर बराबर क्या होगा, उस चीज को देखते थे कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, फिर हम वहां रखते थे तो निकलता था a1 a2 बराबर b1 b2। उन सब पर बात हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ बात कर रहे हैं अगर आपको कभी पैरेलल लाइन हो और लाइनों को मानना हो, अगर इनफाइनाइट लाइन 50 लाइन 100 लाइन 200 लाइन कोई भी लाइन पूछ दे आपसे और आप कहे कि आपसे कहे कि इनको हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम पर शो करो। कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन एक ही बात होती है, इस बात को आप याद रखिए कि कोऑर्डिनेट हो या कार्टेशियन हो, वो भी एक टाइप होता है और पोलर भी एक टाइप होता है। जब कभी आपको एक से ज्यादा इक्वेशंस बनानी हो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर तो एक होता है x प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर हमें इससे ज्यादा लाइनें लेनी है और वो लाइनें पैरेलल हैं तो आप याद रखिए कि जो आगे का पार्ट होता है x प्लस by ये कभी नहीं बदलता, पैरेलल में बदलता है तो सिर्फ c का मान। और c का मान क्या होता है आपको पता है कि c से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि जो लाइन y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काट रही है वहां से लेकर ओरिजिन तक की जो दूरी होगी उसी को हम c के नाम से जानते हैं, c से डिनोट करते हैं। तो आप ये याद रखो जब हमें आगे कई लाइनें माननी हो तो हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c3 बराबर 0। आपको जितना मन करे उतना माने, ax प्लस by प्लस c4 बराबर 0। ये होता है जब लाइनें पैरेलल हो। लेकिन जब कभी लाइनें परपेंडिकुलर बोल दें तब आप याद रखिएगा कि जब कभी लाइनें परपेंडिकुलर बोल दे तो इन पॉइंटों को आपको जस्ट बदल देना है, y के गुणांक को x के गुणांक के साथ ले जाना है और x के गुणांक को y के साथ ले आना है। अब आपको क्या करना है, जो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तब उनकी c की वैल्यू नहीं बदलेगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो आप याद रखिएगा c की वैल्यू भी बदलेगी क्योंकि वो किसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी लेकिन y पर अलग अलग कर रही होंगी। तो हम सिर्फ अभी जब इसकी बात करेंगे तो हम इसी c1 अपान c2 को वहां लेमडा मान लेते हैं और हम आपसे बोले कि अगर एक लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है और आपको इस लाइन के पैरेलल बात हम कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं पैरेलल। अगर हम आपसे पैरेलल कह दें कि इसके आपको पैरेलल इक्वेशन माननी है तब आपको ये लिखना पड़ेगा। c2 c1 कैसे निकलेगा इन सब पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे कभी परपेंडिकुलर फॉर्म की बात कर दें, कहीं ये लाइन जो लाइन दी है इस लाइन का लंब रूप समीकरण बताइए, इस लाइन के लंबवत दूसरी लाइन बनाइए, तब आप क्या करेंगे, इस लाइन के लंबवत दूसरी लाइन जो होगी वो होगी bx माइनस ay प्लस लेमडा बराबर 0। आपका मन हो तो आप यहाँ c1 लें, c2 लें, c3 लें, वो जो लेमडा होगा उसको हम c1 और c2 की जगह ले रहे हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो जब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो bx माइनस ay प्लस लेमडा बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इन पर बात करेंगे। आज की क्लास में अगर हमने कुछ देखा तो देखा वो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी लाइन में अगर कभी एक पॉइंट दे दे और आपसे डिसाइड कर दे कि अब इस लाइन में हम कुछ भी करें लेकिन इस लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ऐसा तब ही आप कर सकते हो जब आप उसके लिए एक पैरामीटर डिसाइड कर दो। उस पैरामीटर को हमने डिसाइड किया, उसी के आधार पर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन निकाला।
x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, जहां r किसी लाइन का पैरामीटर था। एग्जाम्पल भी आपको समझाया। इसके बाद जब हम बात करते हैं एक लाइन की कर चुके हैं, जैसे हमने पहले पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर 2 पॉइंट के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से पहले हमने लाइन के बारे में पढ़ा, फिर आज की क्लास में हमने 2 लाइन के बारे में पढ़ा। हमने कहा अगर कभी 2 लाइनें दे दी जाए तो वो 2 लाइनें सिर्फ और सिर्फ 3 रूपों में पॉसिबल है, या तो पैरेलल होंगी, या समांतर होंगी, या किसी पॉइंट पर काटेंगी। अब जब पॉइंट पर काटेंगी तो लंबवत भी हो सकती हैं, ऑब्ट्यूज एंगल पर भी काट सकती हैं, एक्यूट पर भी काट सकती हैं, मतलब अधिक कोण पर भी काट सकती हैं, न्यून कोण पर भी काट सकती हैं, या फिर वो लाइनें संपाती होंगी, डिपेंडेंट होगी। ये 3 ही टाइप है। तीनों टाइप पे हमने बताया कितने सोल्यूशन, किस हिसाब से हम इक्वेशन मानेंगे। कल की क्लास में हम इन्हीं को प्रूव करेंगे और सोल्यूशन आप लाइन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक करिए, अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर भी करिए, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इंटर में वो प्रमोट हो गए हैं, उनके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। आपको बता दें कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो एग्जाम तो होना अगर तय है, अगर एग्जाम होना तय है तब आपको ये पढ़ना भी तय है। इसलिए अगर कोई छोटा भाई हो, कोई भी हो, तो आप उसको वीडियो शेयर करिए, और अगर खुद भी देखते हैं तब भी अच्छी बात है। बाकी अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अर्थ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।